नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हुए। कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 35,000 के पार पहुंच चुके हैं। भारत में 24 घंटे में लगभग 10% की उछाल देखने को मिली है। आज देश भर में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अलर्ट मोड पर हैं और आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। देश के सभी राज्यों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में, इसे लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो परेशान करने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसे लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्री नजर भी बनाए हुए हैं। मॉक ड्रिल की जाएगी और खास नजर सभी अस्पतालों पर रखी जाने की कोशिश कि कोई भी मरीज अस्पताल पहुंचे तो उसे तुरंत और सही इलाज मिल सके। इसी को लेकर एक खास तैयारी और मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया खुद अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे, मॉक ड्रिल का जायजा लेंगे, अस्पतालों का जायजा लेंगे कि अस्पतालों में क्या स्थिति है, क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं कि कोरोना से हम लड़ सके, क्योंकि आंकड़े अब बेहद डराने वाले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। तो मॉक ड्रिल को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया जाना है। देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आज और कल देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 5,880 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 35,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटों में 12 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी 699 मामले सामने आए हैं और 4 मौतें हुई हैं। धीरे धीरे जो कोरोना है वो पैर पसार रहा है और इसी को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आज देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि अस्पताल की जो तैयारियां हैं वो देखी जाए। तो अब जो है वो चिंता की बात बनती जा रही है, क्योंकि एक्टिव संख्या 35,000 के पार हो गई है। अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। महाराष्ट्र के अकोला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तूफानी हवा और बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। बालापुर तहसील में बाबूजी महाराज मंदिर कैंपस के टीन शेड पर नीम का पेड़ गिर गया। इससे टीन शेड ढह गया और 40 लोग इसके नीचे दब गए। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तकरीबन 40 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बाड़ापुर में पारस गांव में। संडे के दिन शाम के 7:30 से 7:45 के दरमियान एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें पुराना 150 साल पुराना एक झाड़ गिर के टिन शेड के ऊपर अराउंड 30 से 40 लोग उसमें जख्मी हुए। साथ ही साथ 40 लोगों में से 7 लोगों की डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है और एक अभी बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है। तो ये घटना का मेन रीजन है कि ज्यादा बारिश आई है और पेड़ नीचे से पूरा गल गया था। तो अपने जितने भी प्रावधान होंगे, जितना कंपनसेशन हम दे पाए जिला प्रशासन की तरफ से, हम सब बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो रुक लेते एक और बड़ी खबर का। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसलमेर से ये खबर है, पाक बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 9 करोड़ की हेरोइन भी बरामद की है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की सप्लाई की जा रही थी। तो पाक की ओर से नापाक हरकतें लगातार जारी है और नशे के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से और 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रोन के जरिए भारत में पाक के जरिए
तस्करी की जा रही थी और इस बीच क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 करोड़ की हेरोइन इनके पास से बरामद की गई है। और जयपुर के पावटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर को फॉलो करना लोगों को महंगा पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को लाइक शेयर करना अब भारी पड़ रहा है। पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा था सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करना, उन्हें अपना रोल मॉडल मानना, और इसी को लेकर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है क्योंकि कई युवा गैंगस्टर्स के जाल में फंस जाते थे और गलत काम करना शुरू कर देते थे। इसी को लेकर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर खास नजर पुलिस वालों द्वारा रखा जा रहा है। जो लोग गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, उनके पोस्ट पर कमेंट करते हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के पावटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर को फॉलो करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इन 4 से लगातार पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। योगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी देखिए, राजस्थान पुलिस की ओर से लगातार है जो सोशल मीडिया पे जो गैंगस्टर है उनको फॉलो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और एक अभियान चलाया हुआ। इसी के तहत प्रागपुरा थाना पुलिस ने है जो 4 जनों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूरी जानकारी ये थी, पुलिस ने हमें बताया कि जो 4 आरोपी थे वो सोशल मीडिया पे जो गैंगस्टर है उनको फॉलो और उनकी जो पोस्ट है उनको लाइक और शेयर कर रहे थे। पुलिस ने उनको बुला के समझाइश की, लेकिन वो लगातार उनकी ओर से है जो सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा था। इसको लेकर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस है जो उनसे पूछताछ कर रही है और लगातार पुलिस का कहना है कि लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। हीरालाल, सिर्फ फॉलो और लाइक ही करते थे या ये भी उनमें शामिल होते थे अगर कोई क्राइम होता था तो? इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी देखिए, अभी पुलिस है जो गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या वो आपराधिक वारदातों में शामिल रही है, क्या केवल है जो गैंगस्टर की जो सोशल मीडिया पे जो फोटो और जो सोशल मीडिया पे जो शेयर करते थे, लाइक करते थे, केवल यही भूमिका थी या उनकी आपराधिक वारदातों में भी वो उनके साथ शरीक होते थे? ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, लाखों रुपए की रिश्वत से जुड़ा ये पूरा मामला है। निलंबित आरपीएस जितेंद्र अंचलिया सहित 4 के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा रही है। दुबई के एनआरआई कारोबारी से लाखों की रिश्वत की डिमांड की गई थी। उदयपुर एसीबी कोर्ट में पेश की जा रही है चार्जशीट। बताया जा रहा है ये चार्जशीट 2200 पन्नों की बनाई गई है। तो दुबई के एनआरआई कारोबारी से लाखों रुपए की रिश्वत मांगने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। एसीबी कोर्ट ने चार्जशीट पेश की है। तकरीबन 2200 पन्नों की ये चार्जशीट बताई जा रही है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 2200 पन्नों की चार्जशीट, क्या लिखा गया है इसमें? मेरी आवाज मिल पा रही है विष्णु आपको? जी, क्या लिखा गया इस चार्जशीट में विष्णु? 2200 पन्नों की ये चार्जशीट बताई जा रही है, कौन कौन सी बड़ी बातें इसमें शामिल हैं? देखिए प्रियंका, ये फरवरी माह का मामला है, जबकि एसीबी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें उदयपुर के नामी जो आरपीएस हैं जितेंद्र आचलिया, उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर थे रोशन लाल, और वहीं पर दलाल रमेश राठौड़ से मनोज श्रीमाली को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और एनआरआई नीरज पूर्विया का ये मामला है जिसमें लाखों रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। एक बेशकीमती भूखंड के कब्जे को लेकर के विवाद था, जिसमें ये सभी मिलकर के उस नीरज जो एनआरआई है नीरज पूर्विया, उनसे लाखों रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। और ऐसे में एसीबी की टीम ने, जयपुर मुख्यालय की टीम ने इस पूरे अनुसंधान को किया। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की जांच सौंपी गई थी, जिनके निर्देशन में ये जांच पूरी करके 4 को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 2200 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है, जिसमें कई गंभीर आरोप जितेंद्र आचलिया और उसके अलावा अन्य जो लोग हैं उन पर लगाए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि महिला के साथ मिलकर के लाखों रुपए की रिश्वत का आरोप इसमें शामिल है। जी, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है, क्या लीगल तौर पे कार्रवाई की जाती है? देखिए, एसीबी ने अपनी ओर से 2 महीने में पूरा अनुसंधान पूरा करके 2200 पन्नों का जो आरोप पत्र है, जो चार्जशीट है, वो पेश कर दिए। जो गंभीर आरोप लगाए हैं, अब उनमें एसीबी कोर्ट उदयपुर में सुनवाई होगी, ट्रायल चलेगा। उसके बाद में
कोर्ट तय करेगा कि जो आरोप हैं, जो आरोपी हैं, क्या यदि वे आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर उनको आने वाले वक्त में कई गंभीर जो सजाएं हैं वो भुगतनी पड़ सकती है। जी ठीक, यानी कि अब कोर्ट में सुनवाई की जाएगी इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, बारा के व्यवसायी ने कोटा में आत्महत्या कर ली है। कोटा में अपने ससुराल में जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। घरेलू आपसी विवाद की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारा के व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद इसके पीछे वजह हो सकती है, लेकिन अब एग्जैक्ट वजह क्या है इसके पीछे, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने ससुराल में जहरीला पदार्थ खा लिया है। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, युवक ने आत्महत्या की है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, वजह के मामले में पुलिस और जो परिजन है फिलहाल ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन घरेलू आपसी विवाद की जो है बात वो सामने आ रही है। और बारा के व्यवसायी ने ये कोटा में आकर जो अपने ससुराल रामपुरा इलाके में ससुराल है वहां आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके बाद तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और किस तरह का तनाव था, किस तरह की परेशानियां था, इस बात को लेकर पूरी जानकारी जुटाने में प्रयास करिए। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्ची में जो है मृतक के शव को रखवाया है और जो है परिजन है वो भी बारा से पहुंच गए हैं। हालांकि इनका ससुराल था, कुछ परिजन यहाँ ससुराल पक्ष के लोग पहुंचे हुए हैं और मोर्ची के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच करने की बात कर रही है। जी ओम प्रकाश, क्या घर वालों से बात हो पाई है आपकी? वो कुछ बता रहे हैं, कोई विवाद हुआ हो आत्महत्या से ठीक पहले? देखिए, घर वाले स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके बीच में कुछ ससुराल में ही कुछ झगड़े की बात या कुछ जो है कहासुनी की बात कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल ये कह सकता है कि लाडपुरा में जो ससुराल में ही अज्ञात जो है विषाक्त का सेवन कर इसने मौत को गले लगा लिया। चेतावस्था में अस्पताल आने के बाद इसकी मौत हो गई थी। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद थोड़ी देर बाद परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि सुसाइड क्यों किया या क्या रीजन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएंगे तब कहीं न कहीं खुलासा भी होगा पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से ये बड़ी खबर है, चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बाबा बालकनाथ मंदिर में चोरी की है। नवलगढ़ के गोठड़ा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने मंदिर के दान पात्र से नकदी भी चोरी कर लिया और चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ग्रामीणों ने नवलगढ़ पुलिस को इस चोरी की घटना की जानकारी दी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेड सर्किल के अंदर ये वो चोर जो भगवान के मंदिर में चोरी करते हुए नजर आ रहा है। भगवान के घर से रुपयों की चोरी कर ली गई। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस को इसे लेकर शिकायत भी दे दी गई है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश लगातार जारी है। तो बालकनाथ मंदिर में चोरी की गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री पद को लेकर सतीश पूनिया की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मैं सीएम पद का दावेदार न था, न हूं, न भविष्य में रहूंगा। मैं पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका से संतुष्ट हूं। पूनिया ने कहा कि एक ही उद्देश्य है कि पार्टी वापस सत्ता में आए। बीजेपी में बदलाव परंपरागत और सामान्य बात है। इसके साथ ही पूनिया ने यह भी कहा कि कल जैसलमेर के दौरे के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी सीएम का पद नहीं चाहता हूं। सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ, पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद तक की जिम्मेवारी दी। मेरे लिए सौभाग्य था। मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न कभी था, न हूं, न कभी रहूंगा। मुझे ऑफर भी होगी तो विनम्रता से पार्टी को हाथ जोड़ दूंगा, लेकिन मेरा मिशन है कि पार्टी सत्ता में आए। 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, राजस्थान में सरकार बने 23 में, उसके लिए संकल्पित हूं। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन सब के बीच खेल मंत्री अशोक चांदना की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में
सीएम फेस को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आलाकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। इसके साथ ही चांदना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल और झंडे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव तो आ गया 6 महीने में। हाँ, आगामी नहीं है, आ चुका है। चुनाव शुरू हो गया है। चेहरा कौन होगा सर कांग्रेस का? ये फैसला तो आलाकमान करती। कांग्रेस पार्टी ही चेहरा होगा। कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है, कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है, वो चेहरा हो। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट के मसले पर आलाकमान की भी नजर है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिन पायलट से बात करने की जिम्मेदारी रंधावा को दी गई है। कल शहीद स्मारक पर अनशन पर सचिन पायलट बैठने वाले हैं। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो सचिन पायलट कल अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शहीद स्मारक पर धरना देंगे। अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे, जिन पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनकी जांच की जाए। तो इसके साथ ही ये जिम्मेदारी आलाकमान की ओर से रंधावा को सौंपी गई है कि वो सचिन पायलट से बात करें, उन्हें समझाएं। अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन 1 दिन का अनशन रखूंगा। तो वहीं सचिन पायलट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। वहीं पायलट को अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने की भी नसीहत दे डाली। सुनिए। सचिन पायलट जी हमारे विधानसभा के सदस्य भी है। एक बार एक शब्द अगर विधानसभा के रिकॉर्ड पर बोलते और पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते तो हम जवाब भी देते, पर कपोल कल्पित बातें अचानक हो गई। अगर इस प्रकार की बात चलेगी तो फिर 108 एम्बुलेंस घोटाला भी उठेगा पिछली बार का, पिछली सरकार के कार्यकाल का। पिछली सरकार के कार्यकाल के वो सारे खनन घोटाले भी बात होंगे, तो फिर ये परतें दर परतें खुलती चली जाएगी। और सरकार ने माथुर कमीशन बनाया था। माथुर कमीशन को हाईकोर्ट ने स्ट्राइक किया, रद्द किया। सरकार की हिम्मत होती तो उस कमीशन को इंक्वायरी कमीशन के एक्ट के तहत करती। एक एजेंसी ने जांच कर चुकी है, वो इन सारे तथ्यों को नकार चुकी है। लेकिन माननीय सचिन पायलट साहब से ये भी आग्रह करूंगा कि राजस्थान में 4 वर्षों में जो बजरी माफिया, खनन माफिया, गुंडागर्दी, इस प्रकार की घटनाएं, तुष्टीकरण हुआ है, जहां प्रभु श्री राम का नारे लगाने वाले पर प्रतिबंध लगाया जाता है, वीर श्रेणी महाराणा प्रताप की धरती पर भगवा पताका लेके ले जाने वाले पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ही उनको अनशन में अपनी मांगों को रखना चाहिए। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनका उदयपुर का दौरा है। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर पहुंचने के बाद किस कदर सीपी जोशी का स्वागत किया गया। कार्यकर्ता वहां पर काफी उत्साहित नजर आए, फूलों की मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को देखा गया। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। सुनाते हैं क्या कहा। सब लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं कि ये उत्साह और जोश 2023 और 2024 तक बनाए रखना है। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हर पंचायत हेडक्वार्टर तक जन आक्रोश यात्रा निकली। फिर हर विधानसभा सेगमेंट पर विधानसभा हेडक्वार्टर पर सम्मेलन हुए। अब जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश यात्राएं हो रही हैं। उसमें राजस्थान सरकार की 4.5 वर्षों की अराजकता, नकारापन, वादा खिलाफी, तुष्टीकरण, इन सारे विषयों को लेकर जनता में आक्रोश और जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की जन आक्रोश यात्राएं कर रही हैं। हीरा पन्ना और पद्मावती के गौरवशाली इतिहास का राजस्थान, जहां की गौरवमयी परंपरा, महिमा है,
और ऐसे राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में एक के बाद एक रोज उठो तो सुबह पता लगता है कि आज किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। लोपड़ा में भी पूजा हमारी जो उस बच्ची के साथ, कैसे पुलिस ने जानबूझकर, मुझे लगता है कि इसमें कैसे गैर जिम्मेदाराना वो हो सकता है कि हत्या के बाद पुलिस हरकत में आती है। ऐसा ही बालोतरा की घटना में आप देखिए कि 24 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद एफआईआर होती है। वो शकूर खान का नाम का व्यक्ति उसके साथ दुराचार करता है, एसिड से जला देता है और बालोतरा में बर्न यूनिट नहीं है, प्रशासन को पता है, फिर भी कई घंटों तक वहां रोका जाता है, जबकि उसको तुरंत जोधपुर रेफर करना चाहिए या संबंधित हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए। वहां रेफर नहीं किया तो वो महिला मर जाती है। तो उसका जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान में 4.5 वर्षों में जब से सरकार में आए, आप किसानों को धोखा दोगे और युवाओं को धोखा दोगे तो आप फलीभूत नहीं हो पाओगे। आपने पहले दिन से धोखा देके सरकार में आए और सरकार में आते ही उन सारे कामों को भूल गए जिस काम के आधार पर आप सत्ता में आए हैं। तो उन लोगों की बददुआएं हैं, उन किसानों की बददुआएं हैं जिनके कर्ज के कारण कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की जमीन कुर्क होने की कगार पर है, युवा बेरोजगारी के कारण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से उन लोगों की बददुआएं सरकार के ऊपर है और बहुत बुरी दशा होने वाली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला बनाने के लिए आंदोलन लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर जिला बनाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। टोंक के मालपुरा, करौली के हिंडौन और दौसा के बांदीकुई में जिले बनाने की मांग तेज हो चली है। मालपुरा और हिंडौन और बांदीकुई से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर बाजार बंद का आह्वान किया गया और इसका असर भी आज देखने को मिल रहा है। कस्बों के बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं और लोग जमकर जिला बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच मिल रही बड़ी खबर का टोंक से ये बड़ी खबर है। मालपुरा को जिला बनाने के लिए आंदोलन लगातार जारी है। जिला बनाओ कोर्स कमेटी की राम लुभाया कमेटी से वार्ता होगी। बुलावा आने के बाद कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा है। 10 सदस्यों का दल मालपुरा से जयपुर पहुंचा। 10 बजे के बाद कोर कमेटी की वार्ता होगी। तो टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार मालपुरा को जिला बनाने की मांग की जा रही है और इसे लेकर आंदोलन तेज हो चला है। 10 बजे के बाद कोर कमेटी की वार्ता होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक और बड़ी खबर करौली से सामने आ रही है। हिंडौन सिटी को भी जिला बनाने की मांग तेज हो चली है। जिला बनाने की मांग को लेकर बाजार बंद है। हिंडौन सिटी जिला बनाओ संघर्ष समिति की आज जनसभा भी होगी। हिंडौन को जिला और महू को तहसील बनाने की मांग की जा रही है। श्री महावीर जी को नगर पालिका बनाने की भी मांग है। मांग को लेकर 5 दिनों से लगातार धरना जारी है। एसडीएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पूरा हिंडौन शहर एवं सभी प्रतिष्ठानें बंद हैं। पूरे शहर में बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ है और कहीं पे भी कोई प्रतिष्ठान खुली नहीं हुई है। हिंडौन को जिला बनाने के लिए एवं करौली को संभाग बनाने की जो मांग चल रही है पूरे हिंडौन वासियों की है और सर्व समाज का धरना यहाँ डैम्प रोड पर 10 बजे से चालू है और सभी लोग की जो प्रतिष्ठान है वह बिल्कुल बंद है। और बड़ी खबर दौसा से सामने आ रही है। आज बांदीकुई को बंद कर दिया गया है। जिला बनाने की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया गया है और इसके बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। व्यापक असर बाजारों में दिखाई दे रहा है। बांदीकुई में सुबह से ही दुकानें बंद नजर आ रही हैं। जिला बनाने की मांग को लेकर धरना और अनशन भी लगातार जारी है। बांदीकुई जिला अवश्य बनना चाहिए क्योंकि बांदीकुई सभी भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से अपने पुराने समय के हिसाब से बांदीकुई अब से पहले ही जिला बन जाना चाहिए था। दौसा जिला बना उससे पहले आप देखिए जयपुर संभाग में जब जयपुर जिला था तब सबसे विकसित कस्बा बांदीकुई का था। तो बांदीकुई को अब से पहले ही जिला बन जाना चाहिए था। बिल्कुल बांदीकुई जिला बनना चाहिए। बांदीकुई में सब 1947 से नगर पालिका है। बांदीकुई भाग्य है जो यहाँ से अंग्रेज चले गए, नहीं तो तुम जिले की बात करो अब तक संभाग हो चुका होता। ये अंग्रेजों के जो टाइम में बांदीकुई थी वो आज आगे भी नहीं रह पाई। इन जो काले अंग्रेजों ने
बांदीकुई का नाश कर दिया। नहीं तो आज बांदीकुई जिला नहीं संभाग होता। 1947 में नगर पालिका बन गई थी। क्या वो फैसिलिटी बांदीकुई में थी जो या तो बम्बई में होती थी या कलकत्ता में होती थी, वो बांदीकुई में फैसिलिटी होती थी। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बस से उतरते समय टायर के नीचे युवक आ गया। सुंदरवास इलाके के ओसवाल भवन के सामने ये घटना घटी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रताप नगर थाना इलाके की एक घटना है जहां पर बस से उतरने के दौरान एक युवक की टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, कल लौटेंगे फौरन।